समायोजन प्रारंभ करने से पहले एक बात और बता देना चाहूँगा कि जो खाते होते हैं, खातों के शेष, बैलेंस ऑफ अकाउंट, उसमें ध्यान रखना है आपको जितने भी देनदार हैं, वह संपत्ति के खाते, ऑल डेटर, ऑब्लिक एसेट्स, के खाते, उनके जो शेष होते हैं, हमेशा कौन से शेष होते हैं? वो डेबिट शेष। जब हम खाते बनाते हैं तो जितनी भी संपत्तियां हैं, मशीनरी, फर्नीचर और कैश, देनदार, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन सब के हमेशा नामे शेष होंगे। आपको याद भी होगा, डेबिट शेष होते हैं। जितने भी लेनदार होते हैं और दायित्व जो होते हैं, लेनदारों के और दायित्वों के खाते के शेष, यानी बैलेंस, ऑल क्रेडिटर, लायबिलिटीज, इन सभी के जो शेष होते हैं वो हमेशा क्रेडिट शेष होते हैं। क्रेडिट बैलेंस में जितनी भी व्यय होते हैं और हानियां होती हैं, उनके कौन से शेष होते हैं? व्यय और हानियों के शेष, ऑल expenses, losses, always having debit sheet, debit balance, नामे शेष। जितने भी आय और लाभ होते हैं, आय व लाभ, इनकम एंड फ्लो, इनके हमेशा जमा शेष हो, क्रेडिट बैलेंस। जिंदगी में ये बहुत काम आएगा आपको कि खातों के जो शेष होते हैं, बैलेंस ऑफ अकाउंट होते हैं, उनके लिए ध्यान रखना है आपको कि देनदार और संपत्ति के खातों के हमेशा डेबिट बैलेंस हो, फिर लेनदार और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट शेष हो, व्यय और हानियों के हमेशा डेबिट शेष हो, आय और लाभों के हमेशा क्रेडिट शेष हो। कॉमर्स के स्टूडेंट को ये हमेशा याद रखना चाहिए सारी चीजें। सबने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। अब मैं चेंज करता हूँ स्क्रीन को फिर से। आपको हेडिंग देना है इसमें,
नया हेडिंग ले रहे हैं, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। समायोजन के प्रभाव या लेख। Impact of adjustment and their treatment। हाँ बेटे, इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट, समायोजन के प्रभाव या लेखा। क्लियर? समायोजन के प्रभाव क्या होंगे, उसका लेखा कैसे किया जाएगा, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पहला समायोजन। नंबर 1, डेप्रिसिएशन। ह्रास, डेप्रिसिएशन, ह्रास। हम जानते हैं कि जितने भी एडजस्टमेंट किए हुए रहते हैं वो सब एडजस्टमेंट तलपट के नीचे, तलपट के बाहर दिए हुए अलग अलग पॉइंट में लिखे हुए होते हैं। यदि तलपट के बाहर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उसको 2 स्थानों पर लिखा जाएगा, 2 खातों में उसको लिखा जाएगा जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को शामिल करते हैं। तो डेप्रिसिएशन यदि एडजस्टमेंट में किया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको लिखोगे लाभ हानि खाते। पहली उसकी एंट्री होगी लाभ हानि खाता, वहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। फिर उसको सेकेंड टाइम हमको जब लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, चिट्ठे में। चिट्ठे में जिस संपत्ति का वो है उस संपत्ति में से घटा देंगे, संबंधित संपत्ति में से घटा देंगे। डिडक्ट या लेस कर देंगे। लेस फ्रॉम कंसर्न एसेट। मान लो संपत्ति दी हुई है 50,000 रुपए की, ये मशीन है, मान लो ट्रायल बैलेंस में मशीन दी हुई 50,000 रुपए की, और ये दिया हुआ है कि 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। ये एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग कि मशीनरी पर 5% डेप्रिसिएशन लगाइए। तो 50,000 का जो 5% होता है वो 2,500 रुपये हो जाता है, 2,500। 2,500 होंगे। सबसे पहले लाभानी खाते में हम डेबिट साइड में लिखेंगे जब प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करते समय हमको 2 जगह समायोजन का लेखा करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन जो होगा पहली बार जो है उसको लाभानी खाते में लिखेंगे, और जब चिट्ठा बनाने का आएगा तो जो मशीनरी है 50,000 की, उसमें से 2,500 घटा करके हम मेन कॉलम में राशि लिखेंगे।
सबको समझ में आ गया ये? गुड, थैंक यू। तो ये हो गया अपना पहला समायोजन, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2, अशोध्य ऋणों का वसूल होना। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। इसका भी 2 अंतर लेखा करेंगे। बैड डेट्स प्राप्त हो गया अपने को, हम तो उसको हानि मान के कर रहे थे, हमने उसके लिए प्रावधान भी किया था, लेकिन वापस मिल गया है। किसी देनदार से हमको जरूरत होने की आशा थी, लेकिन मालूम पड़ा कि उसने लौटा दिया पैसा हमको, तो हमें एक प्रकार से ये लाभ हो जाएगा। तो इसका लेखा 2 स्थानों पर कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। पहला प्रभाव लाभानी खाते पर, दूसरा प्रभाव बैलेंस शीट पर। P&L पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमको जिस आय को हम डूबत मान के चल रहे थे वो प्राप्त हो गई। तो लाभानी खाते के जमा पक्ष में, क्रेडिट साइड में, लाभानी खाते के जमा पक्ष में, यानी क्रेडिट साइड में से आय के रूप में। इसको याद रखना है आपको कि यदि कोई डूबत ऋण प्राप्त हो गया है, रिकवरी हो गई है, तो लाभानी खाते में वो जमा पक्ष में आय के रूप में दिखाया जाएगा। फिर हमारे जो देनदार थे, हमारे देनदारों से यदि हमें अशुद्ध ऋण के 500 रुपये वसूल हुए हैं, तो 500 रुपये हमें आय हुई है, जिसे हम पहली बार लाभानी खाते में जमा पक्ष में लिखेंगे, एवं दूसरी ओर उसे चिट्ठे में हमारा जो नगद रहेगा, कैश इन हैंड रहेगा, उसमें हमको जोड़ देना है। तो कैश में इसको जोड़ देंगे। उदाहरण के लिए 500 रुपये यदि डूबत ऋण के वसूल हो गए हैं, तो 500 रुपये बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश में जोड़े जाएंगे। पहली एंट्री इसकी होगी लाभानी खाते में, और दूसरी एंट्री इसकी की जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। जो डूबत ऋण की राशि प्राप्त हो गई है उसे जोड़ देंगे कैश में। अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, जिसको बोलते हैं बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल। बैड एंड डाउटफुल। अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यदि एडजस्टमेंट में दिया है कि 400 रुपये डूबत ऋण के रहे, 400 रुपये बैड डेट्स रहे, तो इसका भी प्रभाव 2 खातों पर पड़ेगा, 2 जगह लिखना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स में जो ओल्ड बैड डेट्स दिया हुआ उसमें जोड़ना है, जोड़ेंगे पुराने डूबत ऋण।
ऐड इन ओल्ड बैटल, ऐड इन ओल्ड बैटल, पुराने डूबत ऋण को जोड़ दो। पुराना डूबत ऋण कैसे में दिया हुआ रहेगा, तलपट में दिया हुआ रहेगा, और नया अशुद्ध ऋण एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो इसको जो है 400 रुपये के पुराने डूबत ऋण में जोड़ दो। मान लीजिए 1000 रुपये का पुराना डूबत ऋण है, तो ओल्ड लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा न्यू, ये 400 रुपये में जोड़ करके 1400 रुपये बाहर निकालना है। अब बैलेंस शीट की बारी आती है, तो देनदारों में से इसको घटा देंगे। देनदारों में से नया अशुद्ध ऋण घटा देंगे। डिडक्ट या लेस डेटर्स में इसको घटा देंगे। तो इस तरह से ये अशुद्ध ऋण का समायोजन का लेखा हम लोग करेंगे। आगे के जो बचे हुए समायोजन है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन हमारा समय पूरा हो रहा है। डूबत ऋण आप तक तो आ गया होगा और नोट भी कर लिया गया आपने। दो स्थान पे लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड डेटर्स में जोड़ेंगे इसको, और देनदारों में से इसको घटा देंगे। नोट कर लिया सबने? ओके। सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए होंगे सबको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी क्लियर हो गया होगा?